अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। हम देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक के एंड में कुछ कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दिए। 47,000 का लेवल इंटैक्ट है। 48,000 के लेवल को इंट्राडे हाई में मार्केट ने टच किया, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो आज के दिन यानी कि वीक के एंड में प्रॉफिट टेकिंग की गई और फाइनली मार्केट के अंदर एक अच्छी चेंज देखी गई। 47,000 का लेवल कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया और नेक्स्ट वीक से यही एंथुसियाज्म देखा जा रहा है कि 48,000 के लेवल से मार्केट का स्टार्टअप होगा। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और खासकर इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में, जो कि बजट के बाद एक प्रोमिनेंटली देखी जा रही है। तो ये आप रिपोर्ट देखें, फिर वापस आते हैं। पाकिस्तान के वफाकी बजट 2021 और 22 के ऐलान और फिर असेंबली में इस पर मोहर जब्त होने के बाद हुकूमत की जानिब से जीडीपी साइज में इजाफे की बुनियाद पर फीकस आमदनी बढ़ने के एदाद-ओ-शुमार जारी करके क़ुव्वत खरीद में इजाफे का जो दावा किया गया है, इसे माहिरीन भी मस्बत करार देते हैं। मईशत में तरक्की की वजह से कंपनीज के मालिकान को तो फौरी तौर पर या साल के अख्ताम पर मुनाफे की सूरत में नतीजा सामने आ जाता है, लेकिन मुलाजमीन तक इसका असर पहुँचते पहुँचते कुछ वक्त लग जाता है। मुल्क में रहने वाले अफराद की फीकस आमदनी में इजाफे, क़ुव्वत खरीद बढ़ने, फीकस आमदनी और क़ुव्वत खरीद के दरमियान ताल्लुक पर बात की जाए तो ये हकीकत है कि मुल्क की जीडीपी बढ़ती है तो इसके नतीजे में फीकस आमदनी में भी इजाफा होता है। अगर जीडीपी में इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं और इनकी तलब पूरी करने के लिए ज्यादा चीजों की पैदावार हो रही है। अगरचे महंगाई की शरह बढ़ी है, लेकिन चीजों की खपत भी बढ़ी है, जिसकी वजह से ज़राई, सनती और खिदमात के शोबे में ज्यादा ग्रोथ आई है। खुसूसी तौर पर अगर बजट और स्टॉक मार्केट का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुंसलिक ब्रोकर्स और रिटेल ट्रेडर्स ने बजट को अच्छा करार दिया है। इस बजट ने दिखा दिया कि हमारी मईशत का रुख किस जानिब है। पूरी दुनिया में जब भी किसी मईशत की सिमत नजर आना शुरू हो जाए तो लोगों के लिए सरमायाकारी करने के मौके पैदा होते हैं। इंशाअल्लाह हमारी मुकामी इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा बूम नजर आने का इम्कान है। एग्जैक्टली बूम नजर आने का इम्कान तो है और इम्कानात वाज़े तौर पे दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव गेस्ट, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुनैद लाखानी साहब, आप चेयरमैन हैं इकरा यूनिवर्सिटी के और साथ साथ डायरेक्टर हैं बैतुल माल सिंध के। वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले ये बताइए कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव नोट पर दिखाई दे रही है, और अगर हम बात करें आफ्टर बजट तो ये बजट भी बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली था, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रोमिनेंट इसके इफेक्ट्स हैं। योर टेक ऑन? नहीं, नो डाउट जी, इट इज़ नॉट जस्ट दिस बजट, बल्कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जिसमें हमने इम्पोर्ट्स कम करने की कोशिश की, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश की, अपनी चादर के हिसाब से अपने पैर फैलाने की कोशिश की, अपने अखराजात कम किए, और उसके बाद जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी सपोर्ट में पॉलिसीज़ बनाई। हुकूमत का काम यही होता है कि वो दूसरे बिजनेसेस के अंदर घुसने के बजाय, बिजनेसेस करने के बजाय बिजनेस करने के मौके फराहम करे, बिजनेस करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करे। तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ और नो डाउट कोविड की वजह से बड़ी प्रॉब्लम आई मुल्क को, लेकिन उसके बावजूद हमने ओवरकम कर लिया वो तमाम मुश्किलात को। और इस बजट के बाद तो जो तेज़ी नज़र आ रही है वो पहले कभी भी पाकिस्तान में मैंने तो कभी विटनेस नहीं की। ये एक वक्त था जब शौकत अजीज़ के वक्त में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी 7% पे पहुंची थी, राइट। लेकिन वो भी कंज्यूमर्स के जो पॉकेट्स हैं वो इंक्रीज करके, क्रेडिट कार्ड्स दे के, परचेजेस बढ़ा के किया गया था। इस बार जो है दिया गया था, लेकिन इस बार जो है वो एक्सपोर्ट्स को पुश किया गया। सर, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिसीज, अगर स्टार्ट थोड़ा सा इस फिस्कल ईयर का जो एंड हो चुका है 30 जून को, उसको जरा थोड़ा सा स्टार्ट में देखें तो उस वक्त हमारी जो पोजीशन थी काफ़ी एक डाउन साइड और डेफिसिट में थे हम, लेकिन जो फिस्कल ईयर का स्टार्टअप था वो इतना पॉजिटिव नोट पे था अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज। अगर हम बात करें चाहे वो कंस्ट्रक्शन की पॉलिसीज हों या डिफरेंट और इंसेंटिव्स हो, तो आप समझते हैं इस फिस्कल ईयर के लिए भी हम ऑप्टिमिस्टिक हैं? ओह यस, इसी फिस्कल ईयर में तो हम ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। अच्छा। बिकॉज आप देखें कंस्ट्रक्शन को जो इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, उसकी वजह से जो बूम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ रहा है वो पहले कभी भी देखा नहीं गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बूम का मतलब ये है कि 70 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर बूम, जो सीमेंट बना रहा है उसका बूम है, जो सरिया बना रहा है, स्टील बना रहा है उसका बूम है, जो अंदर इस्तेमाल होने वाली बिजली की चीज़ें और फर्श की चीज़ें और लकड़ी की चीज़ें हैं वो बूम पर आ गया। अच्छा, ये तो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी
जो पॉलिसीज रही हैं गवर्नमेंट की डे वन से, वो यही रही हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करे, उसके जो भी जो ड्यूज होते थे एफबीआर में उसको इजी किया, उस सिस्टम को बेहतर किया, एफबीआर को बेहतर किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम पे आई। राइट सर, इसको फर्दर डायसेक्ट करेंगे और पॉलिसीज पे मैं चाहूंगी बात करने, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून्ड। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नाजरीन पॉलिसीज़ के बारे में। हुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे और हम ये भी देखना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बायलैटरल रिलेशन के हवाले से कल की स्पीच थी नेशनल असेंबली में, उसका बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है। और साथ साथ उन्होंने ट्वीट भी की है जिसमें ये भी बताया गया है कि जो टैक्स टारगेट्स हैं वो बहुत एक हम कहेंगे ज़बरदस्त तरीके से अचीव किए गए हैं। आप ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि FBR के जो एफर्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा वो खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिक लेवल है टेक्सटाइल
रेवेन्यूज कलेक्शन का 4,732 बिलियन रुपीस का जो इन्होंने ये हम कहेंगे टैक्स कलेक्ट किया है, जो कि टारगेट था 4,691 बिलियन का। इट मीन्स कि 18% हायर जो है वो देन लास्ट ईयर अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए 5,800 बिलियंस रखी गई है। इट मीन्स के ईयरली हम इंक्रीज कर रहे हैं, और ऐसे ही टारगेट्स जब अचीव करते रहेंगे तो हमारी जो एक हम कहेंगे ग्रोथ है या जीडीपी जो टैक्स टू रेवेन्यू दिखाई देती है वो भी बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई देगी। राइट और अगर हम बात करें इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर एक थोड़ा सा कमेंट हुनैद साहब से ले लें। हुनैद साहब, क्या कमेंट करेंगे वज़ीर आज़म साहब की इस ट्वीट पे और ये जो टैक्स टारगेट्स नज़र आ रहे हैं अचीव होते हुए? नहीं, ये तो कमेंडेबल है माशाल्लाह से। एफबीआर और एफबीआर की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उसका कंप्यूटराइजेशन है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। प्लस कोविड के दिनों में ये एक्सपेक्टेड था ही नहीं कि अपने टारगेट्स मीट कर लेंगे। ये तो टारगेट्स मीट नहीं किया, पिछले साल से 18% ज़्यादा उन टारगेट्स को भी एक्सीड कर लिया। और ये टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है, जो हमारा टैक्स कलेक्शन है, ये बहुत ज़रूरी होता है हुकूमत के लिए बाकी डेवलपमेंटल वर्क, बाकी तमाम अपनी जो लोन्स प्रीपेमेंट करने हैं उसके लिए, और बाकी सारे जो हमारे अखराजात हैं वो पूरा करने के लिए। सो जब टैक्सेस आएंगे तभी तो डेवलपमेंट का काम होगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमने एक्सीड किया, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ भी साथ साथ रही तो ये टारगेट जो है ये कुछ भी नहीं है। इससे हम 10 टाइम्स ज़्यादा पहुँच सकते हैं अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है। बल्कि हमारे जो पॉवर्टी रिलेटेड जो इशूज़ हैं इस मुल्क के, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, एजुकेशन का, इलिटरेसी का इशू है, और बहुत सारे जो कच्ची आबादियों के और गुर्बत के इश्यूज हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं जब आपकी ग्रोथ रेट ऊपर आती है। और ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखाई दिया है। डेफिनेटली। अच्छा सर, कल की मैं जो स्पीच है उसके बारे में ये भी पूछना चाहूंगी कि जो बायलैटरल रिलेशन है खासकर पाकिस्तान अमेरिका के, वो जरा प्लीज बताइए। देखिए, पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशन तो दे गो अ लॉन्ग वे। 1948 से जब से हमने बिकॉज अमेरिका सुपर पावर था, उस वक्त 2 सुपर पावर थे, लेकिन हमने अमेरिका का हाथ थामा, और वो ज़रूरी होता है नेशंस के लिए। और उस वक्त से अभी तक पाकिस्तान ने हर जगह अमेरिका को फ़ायदा दिया, चाहे उसकी रिलेशनशिप हो चाइना के साथ, चाहे उसकी रिलेशनशिप हो बाकी इस्लामी दुनिया के साथ, चाहे उसके इश्यूज हों बाकी। लेकिन हमने ये देखा है चूंकि अमेरिका मैं इसमें क्या बोलूं, पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका से पाकिस्तान को दोस्ती का हाथ कभी भी नहीं मिला। हमेशा पाकिस्तान को जो है यूज किया गया और अब्यूज किया गया। चाहे वो अफगानिस्तान की पहली वॉर हो, चाहे अफगानिस्तान की दूसरी वॉर हो, चाहे रूस से लड़ना हो, चाहे चाइना के साथ प्रॉब्लम्स हो। पाकिस्तान एक अमन पसंद कंट्री है और अमन ही चाहता है। लेकिन हम तो 30 साल से जो है जंग के अंदर फंसे हुए हैं। हमारा जो ड्रग्स का इशू है, हमारा जो क्लाशनकोव का इशू है, हमारा जो टेररिज्म का इशू है, हमारा जो बलूचिस्तान का इशू है, इन सब की लड़ियां जो मिलती हैं वो हमारी इन 30 साल की जंगों से मिलती है, जो अमेरिका की वजह से हम पे मुसल्लत हुई। लेकिन और किसी और की जंग को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और हमें क्या मिला? ऑन द अदर हैंड हमें जो है हमेशा सुनने को मिला डू मोर डू मोर डू मोर। एक बहुत पुरानी इनकी चलती आ रही है। सो इनफ इज इनफ, एंड दिस वाज हाई टाइम कि पाकिस्तान डिसाइड करे कि पाकिस्तान जो है अपनी कौम के लिए, अपनी रियासत जो है अपनी कौम के लिए जो है माँ का किरदार अदा करती है या नहीं करती। या और इस तरह के हमारे बाशिंदों को पकड़ के चंद रुपए की एवज उनके हवाले कर देना, ये बात तो अभी असेंबली के फ्लोर पर आई है, लेकिन पब्लिक को तो पहले से पता थी, लेकिन कोई बात कर नहीं सकता था, किसी में हिम्मत नहीं थी कि ये बात जाके जो सच है वो कहे। और कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये सारी चीजें लॉजिकली, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले कलमा क्लियर कर दी। राइट, कि जब आदमी कलमा पढ़ता है तो वो बहुत सारे इंसानों के आगे सजदे करने से उसकी बचत हो जाती है, क्योंकि वो अल्लाह के आगे अपना सर झुका देता है। और इसी बात पे उन्होंने कहा वी आर पार्टनर्स इन पीस, वी वांट टू हैव गुड रिलेशंस विद अमेरिका। ऐसा नहीं है, वी वांट टू हैव मोर ट्रेड विद अमेरिका, वी वांट टू हैव मोर एजुकेशन विद अमेरिका, बट लेट्स बी पार्टनर्स in prosperity, partners in peace, partners in development. Exactly.
सर इसके साथ साथ डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो लेट्स कम टू पाकिस्तान अगेन। पाकिस्तान की जो एक पोजीशन नज़र आ रही है अब इस खित्ते के अंदर, और अगर हम बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एफडीआई हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा वीक नज़र आ रहा है। क्यों हम उसे ग्रैब करने में या हम उसे केटर करने में इतना ज़्यादा कामयाब नहीं होते? क्योंकि इस खित्ते के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है, इसका भी एक इफेक्ट आता है। सही कहा आपने कि 30 सालों की जो जंग मुसल्लत की जाती थी उसका भी एक इम्पैक्ट आता है कि अनस्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। तो ये तमाम इफेक्ट्स को साइड करके या फिर एक रूल आउट करके आप क्या समझते हैं कितना ज़्यादा पॉजिटिव अभी पाकिस्तान के लिए ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट है? देखिए, ये तो सबसे बेहतरीन इसका जो बैरोमीटर है वो स्टॉक एक्सचेंज है। जब स्टॉक एक्सचेंज में लोगों का एतमाद बहाल होता है, जब स्टॉक एक्सचेंज अच्छी परफॉर्म कर रही होती है, Right. तो इसका मतलब आपकी इंडस्ट्रीज में पैसा आ रहा है और ज़्यादा इंडस्ट्रीज स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाएंगी, कॉर्पोरेटाइज होंगी। और ये तो बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन आपकी बात ठीक है कि जब एक मुल्क जंग की हालत में होता है तो वहाँ पे फॉरेनर्स का आना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आना, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी आसान अल्फाज में बोला यहाँ तो क्रिकेट टीमें भी नहीं आती, तो बिजनेसमैन कहाँ से आएगा? सो इट वाज़न्ट इजी। हमें क्लियर करना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन अब हम ना वॉर में हैं, ना हम कोई टेररिज्म के अंदर हैं। अब जो है इट्स हाई टाइम, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे सबसे ज्यादा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमारे बन चुके हैं। Exactly. तो अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते हमने खोल दिए हैं। और आप देखेंगी इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट इन दिस कंट्री इज स्टिल वर्जिन। जिस तेजी से बिजनेसेस आएंगे यहाँ पे हम लोग संभाल नहीं सकेंगे। बिकॉज दुनिया में जिस मुल्क पे चले जाएं वहाँ पे तमाम फॉरेन फ्रेंचाइजेज आती हैं, फॉरेन बिजनेसेस आते हैं, IT फर्म्स आती हैं, इंजीनियरिंग फर्म्स आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स आती हैं। हमें तो जो पोटेंशियल इस वक्त हमारे पास सीपेक की वजह से है, हम जो पोर्ट से सेंट्रल एशिया के थ्रू पूरे यूरोप से कनेक्ट हो गए, पूरे चाइना की मार्केट से कनेक्ट हो गए, जो लेबर कॉस्ट हमारे पास है वो शायद दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल। और इसी बात पे मैं ये ट्वीट भी शेयर करना चाहूंगी जो रज़ाक दाऊद साहब ने, स्पेशल एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक और कॉमर्स के, तो मैं चाहूंगी कि ये आप देखें कितना जबरदस्त एक इस मंथ के अंदर, जून मंथ के अंदर हायर इन द हिस्ट्री एक्सपोर्ट टारगेट्स रिसीव किए गए हैं 2.7 बिलियन डॉलर्स के। इट मींस कि ये एवर हाईएस्ट एवर दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर ओवरऑल देखा जाए जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हैं वो भी बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं 25.3 बिलियन डॉलर्स के। इट मींस कि यहाँ पे एक वास्ट रिकवरी या वास्ट हम कहेंगे ग्रोथ दिखाई दे रही है एक्सपोर्ट्स के नंबर्स में। और अभी टर्फ फाइनेंसिंग के इफेक्ट्स आना बाकी हैं। आने वाले दिनों में या फिर नेक्स्ट ईयर में, इस फिस्कल ईयर में हम इससे भी ज्यादा ग्रोथ देखेंगे। जी हुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर इस पे भी आप प्लीज कमेंट करें कि क्या दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट के नंबर्स डे बाय डे इंक्रीज। बहुत अच्छे नंबर्स हैं, कभी भी ऐसे नंबर्स नहीं आए। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये 25 बिलियन डॉलर की बात है ना। एक इंडस्ट्री वियतनाम के अंदर लगी है टेलीफोन बनाने की, सैमसंग की, उसका साल का एक्सपोर्ट जो है 44 बिलियन डॉलर्स है। एग्जैक्टली। तो हमारे पूरे मुल्क की एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, पूरे मुल्क की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, सारी चीजें मिला के 25 बिलियन की है। अब जो हमने पॉलिसीज बनाई है अपनी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की, अब जो हमने पॉलिसीज बनाई है इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग की, ऑटोमोबाइल की, इंजीनियरिंग गुड्स की, उसकी एक्सपोर्ट्स एक्सपोनेंशियल होंगी। IT एक्सपोर्ट्स इस साल हमारी डबल हुई तो सर आप समझते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल्स पे काम हो रहे हैं इसके अभी फर्दर इफेक्ट्स आना बाकी हैं, अभी थोड़े स्लोली ग्रेजुअली आ रहे हैं या फिर आना शुरू हो चुके हैं? देखिए मैं तो खुश उस वक्त होऊंगा ये 25 बिलियन से 250 बिलियन होगा। और ये हो सकता है, ये बहुत आसानी से हो सकता है, बिकॉज हमारे आसपास के मुल्कों ने ये किया है। और ऐसी चीजों के अंदर हमारी एक्सपर्टीज है कि पॉसिबल है। IT के अंदर 100 बिलियन डॉलर इम्पॉसिबल नहीं है, हमारे पड़ोसी मुल्क कर रहे हैं। हम आज 2 बिलियन पे हैं, 2 से 100 बिलियन डॉलर पे जाने का मसला नहीं है। एग्जैक्टली, पॉसिबिलिटीज होती नहीं है, बनाना पड़ती हैं। और यहाँ पे हम पॉसिबिलिटीज बनाएंगे। मैं चाहूंगी सर आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर भी बात कर लें। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो अभी दिखाई दे रहा है, एक फोर्थ वेव का कहीं ना कहीं फियर थोड़ा बहुत दिखाई देगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चीज का एक हम कहेंगे इंदिया दे दिया गया है। तो अब क्या दिखाई दे रहा है सर न्यू एजुकेशन सिस्टम? मैं तो ये कह रहा हूँ इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एजुकेशन सेक्टर ने सीख लिया है ऑनलाइन पढ़ाना। अब उनके लिए मार्केट सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया है। हमारा पहले ही हमारे मौलवी साहब जो है अमेरिका में बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। बिल्कुल। अब जो है हमारे टीचर्स जो है मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे और माशियात भी पढ़ाएंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। ये हमारी जो टीचिंग है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। पूरी वर्ल्ड जो है वो हमारे
अब लैपटॉप के ऊपर अवेलेबल है। अब हमारे टीचर्स के ऊपर है कितनी जल्दी वो ऑनलाइन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैटर करते हैं। और हमारे अपने मुल्क के अंदर मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ मसला ये है कि अच्छा टीचर कराची में और लाहौर में और इस्लामाबाद में तो है, लेकिन पनू आकिल में नहीं है। गाँव गोत्र में नहीं ऑनलाइन है, ने हाँ। ये मसला भी हल कर दिया है। आपका टीचर यहाँ बैठ के या दुनिया में कहीं पे भी बैठ के पनू आकिल में पढ़ा तो सकता सर है। अब क्या दिखाई दे रहा है इस ईयर में, या ये 2-3 साल जो ये कोविड के दिखाई दिए हैं, 2 साल, तो इसके अंदर क्या सिचुएशन क्या है? बच्चे आपको कितना ज्यादा जो है वो एक काबिल दिखाई दिए हैं कि ऑनलाइन से इनका जो है वो एक सही हो गया है तरीकाकार पढ़ने का? देखिए मेरा अपना चूंकि एजुकेशन से ताल्लुक है, प्राइमरी स्कूल भी है, सेकेंडरी स्कूल भी है और इकरा यूनिवर्सिटी भी है, तो मेरे यहाँ तो सारे के सारे कोर्सेज ऑनलाइन हुए हैं। राइट। कोई कोर्स ऐसा नहीं हुआ कि जिसको तर्क करना पड़ा हो। हमारे वही टीचर्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी Right. पढ़ाते हैं। सो देयर इज नो रॉकेट साइंस। मिनटों में बच्चों ने भी सीख लिया और टीचर्स ने भी सीख लिया। कुछ यूनिवर्सिटीज में पब्लिक सेक्टर की डिफिकल्टी आई है, बट वो टेम्पररी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे टीचर्स को पढ़ाना आ गया ऑनलाइन, बच्चों को पढ़ना आ गया ऑनलाइन। राइट। और ऑनलाइन से उनकी कोई हम कहेंगे मिस भी नहीं जो होते, कोई future है- सब्जेक्ट्स, कोई टारगेट्स। जो फ्यूचर है वो ब्लेंडेड लर्निंग का है, क्योंकि वबा तो अभी थोड़े दिनों में अब ठीक हो जाएगी, लेकिन ब्लेंडेड लर्निंग में भी जो कंटेंट है अच्छे टीचरों का वो उन एरियाज तक पहुंच गया है, रूरल एरियाज तक, जहां पे पहले नहीं सर जाता था। एग्जामिनेशंस का इशू है यहाँ पर, एग्जाम्स अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए देखिए हैं। अब तो दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में एग्जामिनेशंस को बुरा समझा जाता है। ओके। बच्चे को असेस नहीं किया जाता कि कौन बच्चा किससे बेहतर है। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई चीज बेहतर है। कैसे पता चलेगा इसमें कितनी काबिलियत है? जी, इसको तो थोड़ा जो सा एक जो यूरोपियन मॉडल है एजुकेशन का, उसके अंदर वो एग्जाम्स नहीं लेते। उसके अंदर वो बच्चे को ग्रो करने देते हैं उसकी अपनी फील्ड के अंदर। Okay. सो पाकिस्तान में भी जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके अंदर एग्जामिनेशन इज नॉट एन इशू। जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन के बेहतर हैं Okay. ऑन ग्राउंड एजुकेशन से। सो टीम प्रोजेक्ट्स होते हैं, Right. प्रोजेक्ट्स होते हैं और बहुत सारी चीजें जिससे वो एग्जामिनेशंस ले सकते हैं। वो किसी किस्म का मसला नहीं है। online मसला नहीं है। education, इसी नोट पे मैं प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगी। हमारे साथ हुनैद लाखानी मौजूद है। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और काफ़ी डिटेल एनालिसिस हमने बायलैटरल रिलेशन से लेके एजुकेशन सिस्टम तक बात की, इकोनॉमी से लेके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस तक बात की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।